भारत का भौतिक स्वरूप। इस अध्याय में हम देखेंगे कि भारत है वो विभिन्न स्थलाकृतियों का एक विशाल देश है। यानी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बहुत सारी स्थलाकृति विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह इत्यादि। अब ये जो आकृतियाँ हैं, इन आकृतियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इन आकृतियों की क्या विशेषताएं हैं और इनकी संरचना के बारे में इस अध्याय में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में ये जो अलग अलग प्रकार की भू आकृतियाँ हमने देखी, ये विभिन्न प्रकार की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की शैलों से बनी हुई हैं। अलग तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में जाएं तो सब जगह अलग अलग प्रकार की चट्टानें हमें मिलती हैं। अगर हम मिट्टी की बात करें तो ये भी अलग अलग रंगों की पाई जाती हैं। जैसे कहीं पे काली मृदा पाई जाती है, कहीं पे लाल मिट्टी, कहीं पे लेटेराइट मिट्टी, कहीं पे जलोढ़ मिट्टी। ये सारी अलग अलग प्रकार के रंगों की मिट्टी पाई जाती है। ये जो अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, अलग अलग प्रकार की जो ये मृदाएं हैं, इन विविधताओं का क्या कारण है, ये किस प्रकार से ये अलग पाई जाती हैं। ये जो विविधताएं हैं, ये जितने भी प्रकार की जो विविधताएं हैं वो शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है। यानी कि इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग प्रकार से हुआ है, इसलिए ये सारी विविधताएं हैं। चट्टानों का के बारे में हम 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती है। एक आग्नेय प्रकार की चट्टान होती है, दूसरी कायंत्री, तीसरी अवसादी। तो इन चट्टानों का जो निर्माण है वो अलग तरह से हुआ, इसीलिए ये हर जगह पर के ऊपर हमें ये सारी विविधताएं पाई जाती हैं। अलग प्रकार की चट्टानें, अलग प्रकार की मिट्टी के रंग पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। पर्वत, मैदान, मरुस्थल इत्यादि ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इनका जो निर्माण हुआ है, ये अलग इन भू आकृतियों का जो निर्माण हुआ है वो अलग भूगर्भीय कालों में दौरान हुआ है। भूगर्भीय काल कई भागों में इसको पृथ्वी के इतिहास को, जीवन को, जब से पृथ्वी बनी उसको हम कई भूगर्भीय कालों में बांट कर देखते हैं। यहाँ पर हम मोटा मोटा ये अभी मान लेते हैं कि जो भूगर्भीय काल के दौरान इन जो चट्टानों का, इन शैलों का जो निर्माण हुआ है वो अभी मान लीजिए कि लाखों वर्षों के दौरान, अरबों वर्षों से का ये प्रक्रिया चलती रही है। इनसे इस पृथ्वी का या इन भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। और इन भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती रही हैं, जैसे अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और वर्तमान में जो आपको उच्चावच दिखाई देते हैं, कहीं पर्वत, पठार, मैदान, ये इनका निर्माण भी इनके संशोधन से हुआ है, अपक्षय और अपरदन के द्वारा। अब ये जो भू आकृतियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, ये जितनी भी प्रकार की जो भू आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, इन भू आकृतियों का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसकी व्याख्या करने की कोशिश बहुत सारे सिद्धांतों के आधार के ऊपर की गई है। इसमें एक सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा इस चैप्टर में भी समझेंगे अभी आगे। तो ये जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, इसके आधार के ऊपर ये जो भू आकृतियाँ बनी हुई हैं, चाहे वो विश्व की हो चाहे भारत की, चूँकि हमें यहाँ भारत की भू स्थलाकृतियाँ पढ़नी है तो हम इसी संदर्भ में इसको देखेंगे। पर्पटी 7 बड़ी व कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। अब ये पर्पटी है, ये पृथ्वी की ऊपरी परत है। हमने देखा कि 3 प्रकार की परतें होती हैं, पर्पटी, मेंटल और कोर। ये 3 प्रकार की परतें हैं। इनमें जो सबसे ऊपर वाली है इसको पर्पटी बोला जाते हैं और ये अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है, जिसको प्लेटों का नाम दिया गया है। प्लेट वह होता है जो पृथ्वी की जो ऊपरी जो परत है पर्पटी, यह कई छोटे छोटे टुकड़ों में या बड़े टुकड़ों में बटी हुई है और यह मेंटल के ऊपर तैर रही है, एस्टेनोस्फेयर के ऊपर तैर रही है। ये हमारी पृथ्वी है, इसको हमने 3 परतों में बांट कर देखते हैं। और ये जो ऊपर ये जो पर्पटी है, ये वाला भाग, ये जो पर्पटी है ये कई भागों में टूटी हुई है और ये 7 बड़े भागों में टूटी हुई है और छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूटी हुई है। और ये यहाँ पर ये जो मेंटल है और ये पर्पटी, इसके बीच में एस्टेनोस्फेयर सा है, इसके ऊपर ये ऊपरी परत तैर रही है। और ये जो तैरते हुए जो टुकड़े हैं इनको प्लेट बोला जाता है, प्लेट बोला जाता है। मैप में एक बार देखते हैं कि कौन कौन सी 7 बड़ी प्लेटें हैं और छोटी प्लेटों के बारे में एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं। 7 बड़ी प्लेटें में एक ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट, दूसरी है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और ये है यूरेशियन प्लेट,
ये अफ्रीकन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये अंटार्कटिक प्लेट। इस प्रकार से ये 7 बड़ी प्लेटें हो गई। इनके साथ साथ कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे ये वाली जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये इसको बोलते हैं नजका। इस प्लेट का नाम है नजका। ये ऊपर जो ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये कोकोस प्लेट है। अब इन प्लेटों के एक दूसरे की तरफ गति करने की वजह से, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाली प्लेट और ये दक्षिण अमेरिका वाली प्लेट, ये आपस में एक दूसरे की तरफ गति कर रही हैं। और ये जो आपको ये छोटे छोटे ये जो बाउंड्री के ऊपर त्रिभुज से बने हुए दिख रहे हैं, ये फोल्डेड माउंटेन के चिन्ह हैं। तो यहाँ पर ये पर्वतों का निर्माण हो रहा है। हम इस अध्याय में भारत की भौतिक आकृतियों के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इंडिया है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये वाली, और ये है वो यूरेशियन प्लेट है। और इस यूरेशियन प्लेट से ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की तरफ गति कर रही है, और गति करने के बाद ये इससे टकराई है यूरेशियन प्लेट से। और यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद यहाँ पर ये जो त्रिभुज से जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अब ये जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों की गति के कारण महाद्वीप की जो चट्टानें हैं उनमें दबाव उत्पन्न होता है, और उस दबाव के परिणाम स्वरूप उनमें वलन जैसे दो चट्टानें हैं इस प्रकार से मुड़ जाती हैं, वलन, भ्रंशीकरण यानी कि उसमें फोल्ट हो जाता है। 2 प्रकार की जो चट्टानें हैं जैसे, तो बीच में से यहाँ ये टूट कर ये इस साइड में जाएगी, ये इस साइड में, तो बीच में जो खाई सी बन जाएगी वो भ्रंश कहलाता है। तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं इन दोनों प्लेटों की गति करने के कारण। और इन गतियों के कारण ही वर्तमान की ये जो भू आकृतियां दिखाई देती है, इनका निर्माण हुआ प्लेटों की गति करने के कारण। अब सामान्य तौर पर ये जो प्लेटें हैं, इनकी गतियों को हम 3 प्रकार की गतियों में विभाजित कर देखते हैं। पहला है अभिसारी परिसीमा, यानी इसमें क्या होता है कि ये ऊपर 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति कर रही हैं और ये आपस में टकरा जाती हैं। इस गति को हम बोलते हैं अभिसारी सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। और जैसे ही यहाँ पर टकराएं तो यहाँ पर वलन हो जाएगा, और वलन होने की वजह से ही यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरी है यहाँ पर अपसारी सीमा। इसमें 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर गति कर रही हैं, और ये बीच में जो एक खाई जैसी सी बन रही है, ये भ्रंश कहलाता है। और यहाँ से लावा निकलता है, और लावा की वजह से पठार का निर्माण होता है। तीसरी प्रकार की जो बाउंड्री है वो है रूपांतरित परिसीमा। इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के ना तो विपरीत जाती है ना ही पास आती हैं, बल्कि ये एक दूसरे के सहारे खिसक जाती हैं। एक प्लेट जैसे इधर गति कर रही है तो दूसरी प्लेट इसके किनारे किनारे दूसरी तरफ गति कर रही है, और इसको रूपांतरित परिसीमा कहते हैं। ये 3 प्रकार की सीमाएं आप देख सकते हैं। अभिसारी सीमा जिसको हमने समझा, इसको कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं, जिसमें दोनों प्लेटें आपस में पास में आ रही हैं। दूसरी है अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसमें दोनों प्लेटें दूर जा रही हैं। तीसरी है रूपांतरित परिसीमा, इसमें प्लेटें एक दूसरे के सहारे खिसक रही हैं। अब भारत की जितनी भी स्थलाकृतियां हमें वर्तमान में जो दिखाई दे रही है, चाहे वो पर्वत हो, चाहे पठार हो, मैदान हो, जो कुछ भी है, इन सभी का विकास इन गतियों के कारण ही हुआ है। अब हम देखते हैं कि भारत में इन प्लेटों की गति के कारण किस प्रकार से भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। तो सबसे प्राचीन भूभाग है भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। इसको एक बार मैप में देखते हैं, गोंडवाना और लोरेंशिया को। अब इस पेंजिया वाले भाग में नीचे पृथ्वी पर संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं, और इन संवहनी धाराओं के उत्पन्न होने के कारण यह जो भूप्रपटी है ये अनेक टुकड़ों में टूट जाती है, और ये टूटे हुए टुकड़े प्लेट कहलाते हैं, और ये प्लेटें ही पृथ्वी के ऊपर तैर रही हैं। अब इसमें हमने जो देखा, ये जो भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है,
यह गोंडवाना भूमि से, नीचे वाली इस अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, इस भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर ये प्रवाहित होती है और प्रवाहित होते हुए ऊपर की ओर जाते हुए ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है। एक बार इसको हम एनिमेशन में देखते हैं। ये वाला हिस्सा इंडिया है और ये पूरा का पूरा नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड था, इसे टूटकर ये हिस्सा अलग हो रहा है और ये ऊपर की ओर खिसकते हुए इससे यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, जो रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये जो क्षेत्र है वो मेडागास्कर के इधर मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप समूह का है और यहाँ पर ये जो रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है ये हॉट स्पॉट ज्वालामुखी है। यहाँ पर मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप है और यहाँ पर जो ज्वालामुखी है वह उसका जो लावा है वो एस्टेनोस्फीयर से न आकर मेंटल जो परत है, यानी कि 3 परतें हमने जो बताई थी, परपटी, मेंटल और कोर, तो जो मेंटल वाला जो परत है उस परत से इसका लावा निकलता है और ये मेंटल जो परत है वह स्टेबल है, स्थायी है, यानी कि ये मूवेबल नहीं है और मूवेबल न होने के कारण इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जो हिस्से हैं ये मूव कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे वाली स्थिति जो परत है वो स्थिर रहने के कारण ये ज्वालामुखी यहीं का यहीं रहता है। इसके ऊपर से अभी हमने देखा ये इंडिया यहाँ मूव करके ऊपर की तरफ गया है। तो ये जो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है ये इस द्वीप समूह से होकर गुजरा है और इस द्वीप समूह के गुजरने से ही, के ऊपर होकर गुजरने से ही यहाँ पर ये जो लावा का जो जमा हुआ है, ये जो लावा का यहाँ पर जमा हुआ है दक्षिण के पठार में, ये इसी रीयूनियन द्वीप से ही हुआ है। वैसे तो हम देखते हैं कि भारत के दक्षिणी हिस्से में कोई ज्वालामुखी तो है नहीं और ये पठार जो बना हुआ है वो लावा से बना हुआ है, अतः वो जो लावा है वो इसी द्वीप समूह से आया है और भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। एक बार इसको वापस से देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये पेंजिया है, पेंजिया टूटकर ये नीचे की तरफ गोंडवाना है, गोंडवाना में ये हमारा इंडिया है, ये इधर ऑस्ट्रेलिया है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये जो मूव करते समय ये जो द्वीप समूह है ये इससे होकर गुजरा है। जो इस यहाँ से जो लावा निकला है उससे ये भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। ये जो लावा है ये इस ज्वालामुखी से निकला है और ये ज्वालामुखी स्थिर है, स्थिर ज्वालामुखी है और इस प्रकार के ज्वालामुखी को हॉट स्पॉट ज्वालामुखी बोलते हैं। और इस प्रकार के उदाहरण हम जो प्रशांत महासागर में हवाई जो द्वीप है, हवाई द्वीप जो ज्वालामुखी है वह भी इसी प्रकार का ज्वालामुखी, उसका लावा भी मेंटल वाली परत से ही आती। ज्वालामुखी स्थिर रहते हैं, इनके ऊपर से जो भी क्षेत्र गुजरता है वहां पर ये लावा का निक्षेप करते जाते हैं और प्रायद्वीपीय पठार का जो लावा से निर्मित है वो यहीं से निर्मित हुआ है। अब ये प्लेट जो ऊपर की तरफ जा रही है और यूरेशियन प्लेट से जब टकराएगी तो बीच में ये जो सागरीय भाग है इसको हम टेथिस भू अभिनेत्री, टेथिस महासागर बोला जाता है और इस टेथिस सागर में उत्तर की तरफ यूरेशियन प्लेट से आने वाली नदियां और नीचे इस प्रायद्वीपीय पठार से जाने वाली नदियां अवसाद जमा कर देती हैं और यही अवसाद वलित होकर हिमालय पर्वत का निर्माण करता है। एक बार फिर से हम इस मैप में देख लेते हैं कि ये टकराकर किस प्रकार से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। टेथिस सागर में जो जमा अवसाद था, ये अवसाद दबाव के कारण वो इसमें वलन पड़ने लगते हैं और ये हिमालय के रूप में ऊपर उठने लगता है। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार का जो हिस्सा था, इसका जो ये ऊपरी हिस्सा जो इसे टकरा रहा है यूरेशियन प्लेट से, उत्तरी हिस्सा ये इसके नीचे की तरफ धंस जाता है और नीचे की तरफ धंसने से एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हो जाता है। और ये जो द्रोणी बनी है, जैसे ये ऊपर यूरेशियन प्लेट है और ये नीचे प्रायद्वीपीय पठार है। अब यहाँ पर ये जैसे ही टकराया और यहाँ पर माउंटेन्स का निर्माण हो गया,
लेकिन ये जो वाला जो उत्तरी हिस्सा है इसका, ये वाला, ये थोड़ा नीचे की तरफ धंस जाता है, और धंसने से की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, एक द्रोणी सी बन जाती है, यानी कि एक गहरा खाई जैसी सी बन जाती है। और इस खाई में हिमालय से आने वाली नदियाँ और ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार से जाने वाली नदियाँ इसमें क्या जमा कर देती हैं, अब मलबा जमा करती रहती है, अवसाद जमा करती रहती है। और इस अवसाद के जमा होने के कारण ही यहाँ पर मैदानों का निर्माण हो जाता है, यानी कि इन नदियों के अवसादी निक्षेप से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ से जाने वाली नदियों से ये जो द्रोणी है वो भर जाती है, और इन भरने की वजह से जलोढ़ निक्षेपों से एक विस्तृत भूभाग का निर्माण हो जाता है, जिसको हम उत्तरी मैदान, भारत का विशाल उत्तरी मैदान कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मुख्य भौगोलिक वितरण, यानी भारत की जो भौगोलिक भू आकृतियाँ हैं उनके बारे में हम यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत में कौन कौन सी भू आकृतियाँ हैं यहाँ पर बताया गया है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला जो भारत के उत्तर में है, फिर उसके थोड़ा दक्षिण में उत्तरी मैदान, भारत का जो विशाल मैदान है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों से जो बना है, और नीचे जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, भारतीय मरुस्थल के बारे में, और जो तटीय मैदान है उनके बारे में, और अंत में जो द्वीप समूह है उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक बार यहाँ मैप में देखते हैं, ये वाला जो हमें हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये हिमालय पर्वत है, और इसके नीचे ये जो हिस्सा हमें जो दिखाई दे रहा है ये उत्तरी मैदान है, और ये जो भारत के जो मरुस्थल है वो वाला क्षेत्र है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, और ये जो भारत के इस तटों के ऊपर जो क्षेत्र है ये तटीय क्षेत्र है, ये वाला पूरा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ द्वीप समूह हैं, जैसे इधर ये जो द्वीप, छोटे छोटे द्वीप जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर पश्चिम में अरब सागर जो है, अरब सागर में भी यहाँ पर द्वीप समूह हैं जिनको लक्षद्वीप बोला जाता है। इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।